हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आ गया है फिजिक्स सीरीज़ क्लास 11th का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे न्यूटन्स के दिए हुए 3 लॉज ऑफ मोशन और कुछ डिफरेंट केसेस जो उन लॉज से अराइज होते हैं। आपको सभी लॉज के स्टेटमेंट्स तो याद ही होंगे, आपने उन्हें 9th क्लास में पढ़ा होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, एंड इनर्शिया इज़ फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें एक न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का आपको पता होगा, उसे स्मॉल p से डिनोट किया जाता है एंड इट इज़ इक्वल्स टू mv, मीन्स मास इनटू वेलोसिटी। देन कम्स द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स। आगे आती है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। हम फिज़िक्स में यूजुअली 2 टाइप्स की यूनिट्स को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑफ CGS सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ SI। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्सेस। एंड नाउ कम्स द मोस्ट ईजीएस्ट लॉ विच इज़ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ के लिए कुछ होती हैं मिसकंसेप्शन जो आपको आज क्लियर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होते हैं एक्शन और रिएक्शन, एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। हम किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन ले सकते हैं एंड बोथ आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। अब ज़्यादा ना कंफ्यूज करते हुए मैं आपको ये डायरेक्टली बता देती हूँ कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसे रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है, और इससे हम फर्स्ट और थर्ड लॉ को ईजिली प्रूव कर सकते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकरिंग क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसे हम थर्ड लॉ को यूज़ करके प्रूव करते हैं। अब आती है लॉज ऑफ मोशन की कुछ applications in our daily life. First of all, there is horse cart problem and pulley problem, and the last one is elevator, और जिसे हम लिफ्ट प्रॉब्लम भी कहते हैं। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम और पुली प्रॉब्लम में हमें टेंशन्स को कंसीडर करना पड़ता है, एंड ऑलवेज रिमेंबर टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। एलिवेटर प्रॉब्लम में भी 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस होता है लिफ्ट इज़ एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, एंड द सेकेंड वन व्हेन लिफ्ट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड थर्ड वन व्हेन लिफ्ट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये हमेशा याद रखें कि जब भी लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है और उसकी एक्सेलरेशन इक्वल टू g, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाती है, तो जो पर्सन होता है लिफ्ट के अंदर ही बिकम्स वेटलेस, एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज वेटलेसनेस। अब हम बात करेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में। कॉन्करेंट फोर्सेस वो होती हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट हमें मिलता है 0, और ऐसे ही हमें एक थ्योरम मिलती है जिसे हम लामिस थ्योरम कहते हैं, एंड ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली 3 फोर्सेस। ये लॉ प्रूव करता है कि 3 कॉन्करेंट फोर्सेस के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। एंड नाउ नेक्स्ट कम्स द फ्रिक्शन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। आप सभी जानते होंगे फ्रिक्शन को हमारा फ्रेंड भी कहा जा सकता है और फो भी। यहाँ पर नोट्स में फ्रिक्शन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं जिन्हें कई बार फ्रिक्शन लॉज के नाम से भी बोला जाता है, बट एक्चुअली फ्रिक्शन लॉज के नाम से कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। फ्रिक्शन होती है 2 टाइप्स की, फर्स्ट इज़ static friction and the second one is kinetic or dynamic friction, and it is divided further into 2 branches, sliding friction and rolling friction. Then comes the coefficient of friction. हम सभी ये प्रॉपर्टीज से जान चुके हैं कि फ्रिक्शन जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू आर, और म्यू को ही हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नाउ कम्स द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। सबसे पहले हम जानते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। आपको ये तो पता ही होगा कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उसके बीच में और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज होता है जब भी किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और उस इंक्लाइंड प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। नाउ कम्स वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इसके 3 केसेस होते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने मशीन्स को ख़राब होने से बचा सकते हैं। देन कम्स द सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में हमने 4th चैप्टर में बात की थी, और यहाँ बात हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। एंड यू नो फोर्स इज़ ओनली मास इनटू एक्सेलरेशन।
सोचिए, अगर आप एक कर्व्ड रोड पे अपने व्हीकल को मूव कर रहे हैं, तो अगर हम उस कर्व्ड रोड को पूरा करें तो हमें क्या मिलेगा? एक सर्कुलर पाथ। और अगर आप सर्कुलर पाथ की एक छोटी सी कर्व पर मूव कर रहे हैं, तो एब्सोल्युटली यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़रूर होगी। आई मीन सेंट्रीपिटल फोर्स भी वहाँ होना ज़रूरी होगा। तो यहाँ से हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जिससे आप उस कर्व्ड रोड पे मूव कर सकते हैं। नहीं तो आप स्लिप हो जाएंगे एंड मोशन विल नॉट बी सपोर्टेड एनी मोर। अब आता है बैंकिंग का प्रोसेस। यहाँ पर बैंकिंग का प्रोसेस वो नहीं जो आप बैंक में जाके करते हैं। यहाँ पर बैंकिंग है रोड को हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पर उठा देना, मतलब रेज कर देना, ताकि आपका जो मूवमेंट है वो और स्मूथली हो सके एंड आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो सके। यहाँ पर भी दो केसेस राइज होते हैं, फर्स्ट विदाउट कंसिडरिंग फ्रिक्शन एंड द सेकेंड वन कंसिडरिंग फ्रिक्शन। फिज़िक्स में ये सब डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो में थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जूम करके देखिए एंड नोट्स आर एब्सोल्युटली वेरी गुड। मुझे उम्मीद है आपको ये नोट्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।